वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस विथ यश कुमार। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थीं, बाद में उसको संशोधित करके जोड़ा गया और वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि किस अनुसूची में किन विषयों का वर्णन किया गया है और उसका क्या महत्व है। जिस तरह से किसी समय को करने से पहले उसके टाइम टेबल निर्धारित होता है, उसी तरीके से भारतीय संविधान को क्या किस तरीके से किया गया है, उसका पूरा लेखा जोखा इन अनुसूचियों के माध्यम से दर्शाया गया है। तो आइए इस वीडियो को विस्तार से देखते हैं। यह प्रथम अनुसूची, इसमें यह दिया गया है कि भारतीय संघ घटक राज्यों यानी कि भारतीय राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है और ये संघ शासित प्रदेश वर्तमान में 8 है। तो कुल मिलाकर के 36 राज्यों का उल्लेख है प्रथम अनुसूची में। और इसके साथ साथ इसमें यह दिया गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं में किस तरीके से वर्णन किया जाएगा, किस तरीके से उसमें संशोधन किया जाएगा, उनके नामों का परिवर्तन कैसे किया जाएगा, उनकी सीमाओं में कैसे परिवर्तन किया जाएगा, ये सारा सब कुछ प्रथम अनुसूची में वर्णित है। इसके साथ ही साथ संविधान के 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। दूसरी अनुसूची, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में यह वर्णित किया गया है कि परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और उनसे संबंधित क्या क्या प्रावधान हैं। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, दिल्ली विधानसभा के सभी राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG का वर्णन इसमें दिया गया है कि उनको वेतन भत्ते किस तरीके से दिया जाएगा, उनके पेंशन की क्या व्यवस्था होगी, कहाँ से दिया जाएगा, इन सब का विशेषाधिकार भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची में वर्णित किया गया है। आइए देखते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में यह कहा गया है कि इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं के द्वारा शपथ ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का क्या प्रारूप होगा, उसका उल्लेख इसमें दिया गया है। संसद के मंत्री किस तरह से लेंगे, संसद के निर्वाचित जो सदस्य वो कैसे लेंगे, संसद के सदस्य क्या करेंगे, उनका शपथ किस रूप में होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस तरह से लेंगे, CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, उनके सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उनके शपथ किस चीज़ की शपथ लेंगे, उनका प्रारूप क्या होगा, उसका वर्णन भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में दिया गया है। ये अनुसूचियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में यह क्या कहा गया है कि विभिन्न राज्यों और संघ शासित जो क्षेत्र हैं, संघीय क्षेत्र जो हैं, उसमें राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस तरीके से होगा, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं उसमें किस तरीके से वहाँ पे सीटें होंगी राज्यसभा की, इसका वर्णन दिया गया है। आइए पांचवी अनुसूची देखते हैं। तो पांचवी अनुसूची में यह वर्णन किया गया है कि क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है कि जहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, उसका प्रशासन और नियंत्रण किस ढंग से किया जाएगा।
इसका अधिनियमन अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों को घोषित करना राष्ट्रपति महोदय के हाथों में होता है। उसके लिए संघ शासित प्रदेशों के जो प्रशासक होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, उसका मसौदा तैयार करके विधानमंडल से पारित करा करके राष्ट्रपति महोदय के पास भेजते हैं, और राष्ट्रपति महोदय अपने विवेक से अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को घोषित करते हैं। छठी अनुसूची, इसमें देखिए वर्णन किया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी 4 राज्यों हैं के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। 5वीं अनुसूची में आपने देखा कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो हैं उनका प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। इसमें सिर्फ 4 राज्यों का है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजाति क्षेत्र हैं उसके प्रशासन के बारे में किस तरीके से प्रावधान किया जाएगा, इसका वर्णन अनुसूची 6 में दिया गया है। देखिए 7वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची है। इसमें यह वर्णन किया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच किस तरीके से बंटवारा किया जाएगा, के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो है इसमें पूरा दायित्व केंद्र सरकार का कानून बनाने का होता है। संविधान के लागू होते समय इसमें कुल 97 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 98 विषय हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो कि पूरे देश के लिए संघ सूची के विषय हैं। केंद्र सरकार जो होती है उसको बनाती है और पूरे देश में इसको लागू किया जाता है। आइए देखते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्यों का होता है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है, और राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। वर्तमान में इसमें कुल 62 विषय हैं, जिसपे प्रत्येक राज्य अपने अपने विषय क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए कानून बनाते हैं और उसको लागू करते हैं। अब इसके बाद तीसरी सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर के कानून पारित करती हैं। समान होने पर केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होता है। वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं। इस तरीके से 7वीं अनुसूची में यह दिया गया है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, कहाँ पे केंद्र सरकार बना सकती है कानून, कहाँ पे राज्य सरकार बना सकती है कानून, कहाँ पे दोनों सरकारें मिल करके कानून बनाती हैं, उनका क्रियान्वयन करती हैं और राज्य की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए कानून का क्रियान्वयन करते हैं, उसको लागू करते हैं। 8वीं अनुसूची अति इम्पोर्टेंट अनुसूची है। इसमें कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है 8वीं अनुसूची में। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 14 भाषाएं थीं। 1967 में सिंधी को जोड़ा गया और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया तथा सन 2004 में मैथिली, संथाली, डोंगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इस तरीके से वर्तमान समय में कुल 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। आइए 9वीं अनुसूची देखिए। 9वीं अनुसूची को प्रारंभ में यह नहीं था, लेकिन इसको बाद में जोड़ा गया। इस संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। इस अनुसूची से सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन सन 2000 वर्ष
2007 में उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय आया कि 1975 के बाद जो भी सम्मिलित कानून है उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी कि प्रारंभ में जब यह अनुसूची जोड़ी गई थी तो यह कहा गया था कि इसमें जो भी विषय है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय जा सकती है, और इसको लागू किया सन 2007 में। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस तरीके से यह प्रथम अनुसूची है जिसको कि सन 1951 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसमें भूमि सुधारों और जमींदारी के उन्मूलन, आदि विषयों से संबंधित इसको कानून पारित करने के लिए कहा गया था, और साथ ही साथ इसमें मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा इसमें सम्मिलित किया गया। इस तरीके से संविधान की अनुसूचियाँ अति महत्वपूर्ण हैं। इसमें देखिए यही बात जो मैंने बताई वही है कि अब तक मान्यता थी कि संविधान की नवी अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की समीक्षा नहीं की जा सकती, और 11 जनवरी 1907 के संविधान पीठ ने यह निर्णय द्वारा चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है और उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। कि 2007 में यह निर्णय लिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि नहीं, इसके में जो कानून लागू हुए हैं इसको भी समीक्षा कर करके उसको देखा जा सकता है कि ये कहाँ तक मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, उसको संशोधन भी किया जा सकता है। 10वीं अनुसूची, ये भी महत्वपूर्ण अनुसूची है। यह अनुसूची संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में जोड़ा गया। इसमें दल विदल से संबंधित प्रावधान है कि इसमें दल परिवर्तन को रोकने के लिए कानून बनाया गया था कि जीते किसी और पार्टी से चले जाते थे किसी और पार्टी में, एक ही दिन में 2-2 3-3 पार्टियों को बदल लेते थे, साल भर इसमें मंत्री रहे, फिर उस सरकार का हो रहा तो उसमें चले गए। तो इसमें इसलिए जोड़ा गया था 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कि राजनीतिक दलों के जो सदस्य होते हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं और विधानमंडल के जो सदस्य हैं, वो एक ही दिन में 2-2 3-3 पार्टियों को जीते किसी और कहीं और दल बदल को रोकने के लिए इसको संशोधन किया गया था, इसको लागू किया गया था। इन द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1993 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायती संस्थाओं के संबंधित करने के लिए कुल 29 विषय बनाए गए हैं। यह अति महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा गांव को सशक्त बनाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए उनको और एम्पावर किया गया, जिससे जो सरकार है वो गांव तक पहुंच सके। गांव में एक लोकल सरकार हो जो वहां की आवश्यकताओं को देखते हुए उसमें सुधार करे, उसके लिए नियम कानून बनाए और खुद से बजट पारित करके गांव के विकास करें। इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1993 में जोड़ा गया। यह संविधान की 12वीं अनुसूची जो कि अंतिम है, यह 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1973 में जोड़ा गया। इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। यानी कि 11वें और 12वीं अनुसूची को वर्ष 1993 में ही 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नगरीय प्रशासन को एम्पावर करने के लिए 74वें संविधान संशोधन द्वारा, और शहरी ग्रामीण प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए, विकास करने के लिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में इसको जोड़ा गया। इस तरीके से भारतीय संविधान में कुल अब वर्तमान में 12 अनुसूची हैं, जिसमें विभिन्न विषयों का वर्णन किया गया है। यह संविधान की बेसिक चीज़ें हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। यहीं से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कोई न कोई 1-2 सवाल अवश्य पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।